हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा रिकैप में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था असेसन के अटैक को मून ने अपने ऊपर ले लिया होता है। तभी सीलिया आगे बढ़ते हुए असेसन को खत्म कर देती है। सीलिया बोल रही होती है फाइनली ये सब कुछ खत्म हुआ। मून, मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तूने मुझे क्यों बचाया। अगर मैं यहाँ पे मर जाती तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होता। आज की चीजों के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। मून बोल रहा होता है वैसे अगर सच कहो तो मेरे लिए ना अब ये सब कुछ मैटर नहीं करता। मैंने यहाँ पे ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से किया ताकि मैं आपकी नजरों में एक रियल मर्द बन सकूं। सीलिया बोल रही होती है तुम्हारे पास में मुश्किल से 10 सेकंड बाकी है। क्या तुम्हें ड्यूक और अपने मॉम के लिए कुछ बोलना है क्या? मून बोल रहा होता है मैंने हमेशा उन लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी करी है। सच कहो तो मेरे पास उनसे कहने के लिए अब कुछ भी नहीं। मुझे बस ये कहना है कि मुझे माफ कर दो सीलिया। ये बोलते हुए जो हमारा मून होता है वो मर जाता है। वहीं सीलिया बोल रही होती है तुम्हें क्या लगा अगर तुम माफी मांग के मर जाओगे तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा? मून कैमल, मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। तुम्हें जिंदा रह के अपनी गलतियों के लिए पे करना होगा। आगे हम देखते हैं मून को जो कि एक अलग से वर्ल्ड में आ गया होता है। मून बोल रहा होता है मेरे को जितना भी पेन हो रहा था वो सारा का सारा गायब हो गया। अब मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल और अच्छा फील हो रहा है। अब जाके मेरे को पता चल रहा है कि आखिर मरने के बाद में कैसा फील होता है। देखा है तो मैंने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन फिर भी मैं मारा गया। लेकिन लास्ट टाइम की तरह मैं एक विलन बन के नहीं मरा, बल्कि एक खूबसूरत सी लड़की के बाहों में एक हीरो बन के मरा। मेरे किए हुए एक्शन की वजह से मून की तो जीत हो गई, लेकिन मैं फालतू में ही मारा गया। गलती मेरी नहीं है। इस मून का कैरेक्टर ना बहुत ही बुरा था, पर मैं तो उतना बुरा इंसान हुई नहीं। मैंने लास्ट लाइफ में भी ना एक लड़की को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को ठोक दिया था, जिसकी वजह से वो लड़की तो बच गई लेकिन मैं मारा गया। मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मैं किसी का नुकसान कर दूं। अभी मून ने सब कुछ बोल ही रहा होता है तभी उसके सामने सिस्टम अपीयर होता है। शॉक्ड होते हुए मून बोल रहा होता है आखिर अब ये सब क्या है? सिस्टम बोल रहा होता है मून कैम्बल, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तुम्हारी स्ट्रगल की सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। चिढ़ते हुए मून बोल रहा होता है घटिया सिस्टम, अभी थोड़ी देर पहले मैं मर रहा था लेकिन उस टाइम पे मेरी हेल्प करने के लिए तुम नहीं आए, और अब जबकि मैं मर चुका हूँ तो तुम फिर से मेरे को अपने अंदर घसीट रहे हो। उस बेकार से बेसमेंट के अंदर ना मेरे को फिर से नहीं जाना। तभी जो सिस्टम होता है वो हमारे मून को अपने अंदर खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कैम्बल हाउस के सीवर का सीन दिखाया जाता है। भागते हुए असिस्टेंट बोल रही होती है हमारा काम होने ही वाला था। अगर मुझे पहले पता होता ना कि वो कमीना मून कैम्बल इन सभी के बीच में टांग अड़ाएगा तो मैं उसे पहले ही खत्म कर देती। वो हमारे मिशन का टारगेट नहीं था, इसी वजह से मैं उसको बख्श रही थी, लेकिन वो कमीना बख्शने के लायक ही नहीं था। तभी पे से कोई बोल रहा होता है आखिर किस कमीने ने मेरे बेटे का नाम अपने मुंह से लिया? घबराते हुए असिस्टेंट बोल रही होती है लायन हार्ट किंग, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लायन कैम्बल बोल रहे होते थे तुम मेरा नाम जानती हो? डियर गेस्ट माफ करेगा लेकिन मैंने आपको कैम्बल हाउस के अंदर इन्वाइट तो नहीं करा। बिना इन्विटेशन के आपने यहाँ पे आके ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, और सबसे ऊपर तुमने जो मेरे बेटे के साथ में किया ना उसके लिए तो मैं किसी को माफ ना करूँ। अब तुम मुझे फटाफट से बताओ कि आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ में वो सब कुछ क्यों किया? क्योंकि गुस्से के मारे मेरी बॉडी ना अंदर से जल रही है। जल्दी मुझे मेरा जवाब चाहिए, वरना इस आग के अंदर तुम जल्दी खाक हो जाओगी। सीन चेंज होता हमें मून के कमरे का सीन दिखाया जाता है। आंखें खोलते हुए मून बोल रहा होता है ये नर्क है क्या? आन्या, क्या तुम्हें मेरे साथ में नर्क में आ गई? आन्या बोल रही होती है नहीं यंग मास्टर, अभी हम लोग आपके कमरे में है। अगर आपको तबीयत खराब लग रही है तो मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। मून बोल रहा होता है नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की ना कोई भी जरूरत नहीं, बस मेरे को थोड़ा सा बाथरूम जाना था। आन्या बोल रही होती है यंग मास्टर अगर आप खड़े हो गए तो आपको पेन फील होगा। तभी हमारे मून को काफी खतरनाक झटका फील होता है और आन्या वक्त पे मून को अपने बाहों में भर लेती है। मून बोल रहा होता है माफ करना आन्या, पर मेरे को लग रहा है कि मेरे पाँव में ना बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ही नहीं मिल रही। आन्या बोल रही होती है प्लीज यंग मास्टर मुझसे माफी मांग के ना मेरे को शर्मिंदा मत करिए, आपका ख्याल रखना मेरे लिए ऑनर की बात है, और अगर आपको डर जाना है तो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आपको वहाँ तक जाने की ना कोई भी जरूरत नहीं है, कमरे के अंदर यूरिनल पड़ा हुआ है। मून बोल रहा होता है तुमने क्या बोला, क्या पड़ा हुआ है? आन्या बोल रही होती है ये आपका फेवरेट यूरिनल है। आपको पता है यहाँ जाने से पहले ना आपकी फियांसे आपको लेकर काफी ज्यादा टेंशन में थी, और इसी वजह से उन्होंने पर्सनली मेरे को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको किसी भी तरीके की ना कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे आपको दवाई खिलाना हो या फिर आपको नहलाना, सारे काम मैंने इस तरीके से करे। मून बोल रहा होता है इसका मतलब तुम मेरी टॉयलेट करने में भी हेल्प कर रही थी। आन्या बोल रही होती है हाँ ये भी उन्हीं कामों में से एक है। वैसे आपको पता है कंडीशन को गैस करना ना इतना ही मुश्किल नहीं था, जब आप थोड़ा बहुत हिलडुल करते थे ना तब मेरे को पता चल जाता था कि आपको सुसु आई है, और इसी वजह से मैंने आपको एक बार भी ना आपका बिस्तर गिला नहीं करने दिया। चलिए यंग मास्टर मैं फिर से आपकी हेल्प कर देती हूँ।
शर्माते हुए मून बोल रहा होता है, नहीं नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ना कोई भी जरूरत नहीं। पहले तो मैं बेहोश था, इसी वजह से मैं खुद का ख्याल रख नहीं पाता था, लेकिन अब जाके मैं होश में आ चुका हूँ तो मैं छोटे मोटे काम तो अकेले कर ही सकता हूँ। तुम बस मेरे को बाथरूम तक जाने में हेल्प कर दो। आन्या बोल रही होती है, ठीक है यंग मास्टर जैसा आप बोलो। तभी आन्या आगे बढ़ते हुए मून को अपने गोद में उठा लेती है। आन्या बोल रही होती है, इस तरीके से हम लोग बहुत ही जल्दी बाथरूम तक पहुंच जाएंगे। ये बोलते हमारे मून को लेके दौड़ना स्टार्ट कर देती है। वहीं खुश होते हुए नोएल बोल रही होती है, सिस्टर आन्या के साथ में यंग मास्टर है, इसका मतलब हमारे यंग मास्टर जाग गए। इसके बारे में मैडम को बताना होगा, वो बहुत ही खुश हो जाएंगी। वहीं मून सोच रहा होता है, मेरे को बहुत ही शर्म आ रही है। आगे जो आन्या होती है वो मून को लेके बाथरूम में आ गई होती है। आन्या बोल रही होती है, क्या हुआ यंग मास्टर, आप काम को स्टार्ट नहीं कर रहे? मून बोल रहा होता है, क्या तुम 2 सेकंड के लिए बाहर नहीं जाओगी? आन्या बोल रही होती है, यंग मास्टर मैडम ने मेरे को बोला है कि मेरे को आपके साथ ना 24 घंटे रहने हैं, इसी वजह से मुझे माफ करेगा लेकिन मैं बाहर जा नहीं सकती। लेकिन तभी जो हमारा मून होता है उसको धक्का देते हुए बाहर कर देता है। कमरे में आने के बाद में मून पूछता है कि आखिर मैं कब से सो रहा था। आन्या बताती है कि आप पूरे 3 दिन तक बेहोश रहे हो। मून बोल रहा होता है, और मेरी इंजरी का क्या, आखिर मेरी इंजरी कैसी है? आन्या बोल रही होती है, जो प्रिंसेस सीलिया है ना, उन्होंने मैजिक कॉर्प्स के टॉप हीलर को बुलाया था और उन्होंने पर्सनली आपका इलाज किया है। आपकी जो इंजरीज थी ना वो तो उसी दिन हील हो गई थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से आपकी बॉडी कमजोर पड़ गई। मून बोल रहा होता है, तो फिर सीलिया ने मेरे लिए डॉक्टर बुलाया था। वैसे क्या प्रिंसेस सीलिया ने इसके अलावा कुछ और भी बोला था क्या? आन्या बोल रही होती है, नहीं उन्होंने और तो कुछ भी नहीं बोला। वहीं मून सोच रहा होता है, अब जाके मेरे सांस में सांस आई, लगता है कि सीलिया के जान बचाने के लिए ना वो मेरे को माफ करने के लिए तैयार है। तभी आन्या बोल रही होती है, 1 सेकंड रुके, मेरे को अब याद आया, प्रिंसेस ने ना हमारे मजेस्टिक किंग से कुछ कहा था। घबराते हुए मून बोल रहा होता है, क्या बोला था फटाफट से बताओ। आन्या बोल रही होती है, प्रिंसेस ने उनको बताया कि असैसिन का टारगेट ना आप नहीं बल्कि वो थी, और उनके ऊपर अटैक करने वाले ब्लैक मार्केट के लोग थे। जैसे ही किंग को इस बारे में पता चला तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और अगले ही दिन उन्होंने अपनी आर्मी भेज के ना ब्लैक मार्केट को डिस्ट्रॉय करवा दिया। वही हमारे ड्यूक ने ना 2 असैसिन को जिंदा पकड़ लिया था। उन्हें दिन रात टॉर्चर किया गया और लोगों से काफी सारी बातें निकलवाई भी गई, लेकिन हमारे ड्यूक मेंशन के अंदर प्रिंसेस के ऊपर अटैक हो गया, ये हमारी गलती थी। इसी वजह से ड्यूक तैयार थे कि किंग उनके ऊपर ना काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे और वो पनिशमेंट के लिए भी तैयार थे। लेकिन जब अगले दिन ड्यूक घर वापस आए ना, तो उन्होंने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात बताई। उन्होंने कहा कि किंग ने उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी, उल्टा उन्होंने जितने भी बाकी बड़ी फैमिलीज है ना उन सभी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है, लेकिन हमारे कैमल फैमिली के ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाई गई। ड्यूक ने हम लोग को बताया कि पक्का से प्रिंसेस सीलिया ने ना किंग से कोई तो ऐसी बात बोली है जिसकी वजह से किंग हमारे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। ऊपर से उन्होंने इस मैटर को सॉल्व करने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी। मून बोल रहा होता है, आन्या प्लीज सारी बातों को ना एक ही बार में बोल दिया करो, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी आधी अधूरी बातों की वजह से कितना डर गया था। तुम्हारे यंग मास्टर का दिल ना बहुत ही कमजोर है, इनके दिल का ख्याल रखो। तभी मून के पास में आते हुए आन्या बोल रही होती है, यंग मास्टर आके आप इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? क्या आपके और प्रिंसेस के बीच में कोई ऐसा हुआ है जो कि आप किसी को भी बताना नहीं चाहते? वैसे भी आप लोग काफी देर तक एक साथ में एक रूम में थे। मून बोल रहा होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मून को याद आता है कि आखिर रूम में क्या हुआ था। मून बोल रहा होता है, तुम पागल हो क्या? वो प्रिंसेस आखिर मैं उसके साथ में कुछ भी करने का कैसे सोच सकता हूँ? अगर मैंने गलती से भी कुछ भी करने का सोचा ना तो मेरा सर कलम करा दिया जाएगा। तभी जो आन्या होती है वो मून को घूरने लगती है। मून बोल रहा होता है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? आन्या बोल रही होती है, नहीं यंग मास्टर, मैं तो बोल रही थी कि मेडिसिन काफी ज्यादा गर्म है, आप इसको अभी ले लीजिए, ठंडी होने के बाद मेरे इस तरीके से इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे ही मून मेडिसिन को खाता है तो उसे वो काफी ज्यादा कड़वी लगती है। खांसते हुए मून बोल रहा होता है, आखिर ये कैसी मेडिसिन है? ये तो इतनी कड़वी है कि मेरी जबान तक नम पड़ गई। आन्या बोल रही होती है, ये एक मेडिसिन नहीं बल्कि ये एक टॉनिक है जो कि आपकी बॉडी में ब्लड बनाने में ना काफी ज्यादा हेल्प करेगी। मुझे पता है कि आपको कड़वी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसी वजह से मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी थी। चलिए यंग मास्टर, अच्छे बच्चों की तरह ना इसको चुपचाप से ले लीजिए। मून बोल रहा होता है, यहाँ पे अच्छी और बुरे की बात ही नहीं है, इतनी कड़वी चाय कोई कैसे खा सकता है? मेरी बॉडी ना अपने आप ही इस चीज को लेने से मना कर रही है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बाहर से सब कुछ देखते हुए मेट्स बोल रही होती है, यंग मास्टर ना काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। बचपन से ही ना उनको कड़वी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर कोई भी उनको कड़वी चीज खिलाता है ना तो उसे बहुत ही पनिश करते हैं। सिस्टर आना तो गई काम से, आज उनको बहुत ही पनिशमेंट मिलेगी। एक काम करते, चल के मैडम को बोल देते हैं ताकि वो सिस्टर आना को बता सके, वरना यंग मास्टर ना सिस्टर आने की हालत खराब कर देंगे। तभी चिढ़ते हुए मून बोल रहा होता है, सुनाई दे रहा है मेरे को, बहरा नहीं हूँ मैं, कोई भी मॉम के पास में नहीं जाएगा, मैं अभी कभी मेडिसिन खा रहा हूँ। ये बोलते हुए एक ही बार में पूरी की पूरी मेडिसिन को पी जाता है। जाते हुए मेट्स बोल रही होती है, हम यहाँ से निकलते हैं वरना यंग मास्टर ना हम लोग को पनिश करेंगे। जैसे ही मून देखता है कि सभी लोग जा चुके हैं तो वो सारे के सारे मेडिसिन को बाहर थूक देता है। आन्या बोल रही होती है, माफ करेगा यंग मास्टर, लेकिन मैं तो बताना ही भूल गई थी, अगर आप एक बार में पूरी मेडिसिन को पियोगे ना तो आपकी बॉडी को बहुत ही तेज झटका फील होगा
क्योंकि ये मेडिसिन काफी ज्यादा हार्ड है, इसी वजह से इसे कम कम करके पीना था। आनिया बोल रही होती है, वैसे आपको पता है आपने इस मेडिसिन को ना चौथी बार पी लिया है। रॉयल हिलर ने बोला था कि 6 बार पीने के बाद में आपकी बॉडी कम्प्लीटली हील हो जाएगी। इसका मतलब 2 डोज और बचे हुए हैं। शॉक्ड होते हुए मून बोल रहा होता है, क्या ये घटिया चीज मेरे को 2 बार और पीनी होगी? आनिया बोल रही होती है, हाँ यंग मास्टर आपको पीना तो होगा ही। मून बोल रहा होता है, आखिर मैं कितनी कड़वाहट और सहूं, मेरी जिंदगी कड़वी उससे भी कड़वी है मेडिसिन। अगर ये जिंदगी में इतना ही कड़वापन है ना तो मुझे नहीं चाहिए जिंदगी। आनिया बोल रही होती है, अभी डिनर में ना थोड़ा टाइम बाकी है, आपको भूख लग गई होगी ना, लीजिए ब्लैक टी और पैनकेक खा लीजिए। अगर इतना काफी नहीं है तो मैं आपके लिए और भी लेके आ सकती हूँ। मोहन बोल रहा होते हुए, तुमने पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा काम किया है, मैं मॉम से बोलूँगा कि वो तुम्हारी सैलरी को इंक्रीज कर दे। आनिया बोल रही होती है, ठीक है यंग मास्टर, मैं जा रही हूँ मैडम को आपकी कंडीशन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए। मोहन बोल रहा होता है, ठीक है तुम ज्यादा तक मैं पैनकेक को एंजॉय करता हूँ। आनिया बोल रही होती है, वैसे यंग मास्टर एक चीज और, सुबह सुबह आपके नाम का एक लेटर आया था, मैंने वहाँ पे कैबिनेट में रख दिया, प्लीज को चेक कर लीजिएगा। लेटर ना रॉयल पैलेस से आया था। मोहन बोल रहा होता है, ठीक है मैं चेक कर लूंगा। तभी जो आनिया होती है वो जाने लगती है। मोहन बोल रहा होता है, आनिया एक सेकंड रुको। आनिया बोल रही होती है, क्या हुआ यंग मास्टर, कुछ काम था क्या? मोहन बोल रहा होता है, वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो तुम अगर मेरे को बेहोशी में भी ये पैनकेक खिलाओगे तो मैं खा लूंगा, पर उतनी कड़वी दवाई तो मैं बेहोशी में भी नहीं खाऊंगा। मैं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस था कि आखिर तुमने मुझे ये चीज खिलाई कैसे, क्या तुमने किसी इक्विपमेंट का यूज किया है क्या? आनिया बोल रही होती है, मुझे पता है यंग मास्टर कि आप कड़वी चीजों को ना बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, इसी वजह से मैंने काफी सारा शुगर आपके मुंह के अंदर डाल दिया था। मोहन बोल रहा होता है, तो मेरे मुंह के अंदर शुगर डाली गई थी? एक सेकेंड रुको। आनिया ने बोला कि उसने मेरे को दवाई पिलाई, उसका मतलब उसने मेरे को ऐसे दवाई पिलाई थी। मोहन सोच रहा होता है, सच में इस बॉडी का रियल ओनर ना एक नंबर का गधा था, एक स्ट्रॉन्ग फादर, एक खूबसूरत और केयरिंग मदर, और एक ऐसी लड़की जो कि तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इन सब के होने के बाद भी ये गधे का बच्चा जाके एल को पसंद करता था। आखिर इसको ये सब कुछ करके मिलता क्या था? आनिया ने मुझे अपने मुंह से दवाई पिलाई। सच कहूँ तो ये तो मेरा पहला किस है। तभी उसे याद आता है कि नहीं वो गलत है, पहला किस उसको सीलिया ने किया था। मोहन बोल रहा होता है, रॉयल पैलेस से ना उसको चिट्ठी आई थी, पक्का से वो चिट्ठी ना सीलिया की होगी। लेटर में सीलिया ने लिखा होता कि अभी मैं तुमको हाफ मैन मान रही हूँ, फुल मैन बनने के लिए तुम्हें अभी भी मेहनत करनी होगी मून कैम्बल। मोहन बोल रहा होता, चलो कम से कम इससे ये तो क्लियर होगा कि ये मुझसे नफरत नहीं करती और ये किंग से मेरी कंप्लेंट नहीं करने वाली। देखा है तो मैंने सबसे वर्स्ट एंडिंग को अवॉइड कर दिया। आगे हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। रोते हुए मून की मॉम बोल रही होती है, फाइनली तुम जाग गए, तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारी वजह से कितना डर गई थी। जब तुम्हारे डैड तुम्हें खून से लथपथ घर लेके आए थे ना, तब तो मेरी जाने निकल गई थी, अगर तुम्हें कुछ भी होता तो मैं जी नहीं पाती। मून बोल रहा होता है, मॉम अब मैं ठीक हूँ, आप शांत हो जाइए, देखिए तो सही मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, अगर आप पिता रहोगे तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, प्लीज आप मत रोइए। मून की मॉम बोल रही होती है कि तुम्हें कैसे बोल रहे हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, पहले मेरा प्यारा मून कितना परफेक्ट हुआ करता था, पर अब उसके शरीर के ऊपर एक घाव का निशान हो गया है, जब भी मैं देख रही हूँ ना तो मेरा दिल टूट जा रहा है। मून बोल रहा होता है, मॉम ये छोटी मोटी सी इंजरी है, आपको इसकी टेंशन लेने की ना इतनी जरूरत नहीं, सच को तो मेरे को थोड़ा सा वीक फील जरूर हो रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हंसते हुए लायन कैम्बल बोल रहे होते हैं, मून बिल्कुल सही बोल रहा है, सच में ये छोटी मोटी सी इंजरी है, वैसे भी मैन के शरीर के स्कार्स ना उनके मेडल्स होते हैं, जिनको देख के वो हमेशा फक्र कर सकते हैं। और वैसे भी इस बार तो हमारे मून ने ना बहुत ही बड़ा काम किया है, अगर उसने प्रिंसेस सीलिया को नहीं बचाया होता ना तो हमारी फैमिली नहीं बचती। हम एम्परर के गुस्से से सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बचे क्योंकि मून बीच में था, अगर मून ने प्रिंसेस को नहीं बचाया होता ना तो हम कभी भी बच नहीं पाते। मून बोल रहा होता है, वैसे दिन आखिर में बेहोश होने के बाद में क्या हुआ था? लायन कैम्बल बोल रहे होते हैं, प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए 3 असैसिन आए थे, जिनमें से एक को तो प्रिंसेस ने ऑन द स्पॉट ही मार डाला, और जो एक और थी ना वो दूसरे कमरे के अंदर बैठ के बैरियर को तोड़ रही थी। तीसरी वाली असैसिना घर के अंदर एंटर नहीं करी, वो हमारे सीवर्स के अंदर छुपी हुई थी। मैंने वक्त रहते हुए दोनों असैसिन को जिंदा पकड़ लिया और उन लोगों को किंग के हवाले कर दिया। ये असैसिन्स ना बहुत ही जिद्दी, अपना मुंह नहीं खोल रही, फिर भी हमें ना इनसे काफी सारे क्लूज मिले हैं। सबसे पहली बात हम लोग को जो पता चली ना वो ये कि वो प्रोफेशनल असैसिन्स नहीं थे, वो लोग ना बाउंटी हंटर्स थे जो कि बेलरेन के ब्लैक मार्केट में काम करते थे, और वो सभी लोग ना बहुत ही एविल लोग हैं जो कि एविल गॉड ऑफ रेड सन को वर्शिप करते हैं। मोहन सोच रहा होता है, सच में इस वर्ल्ड में रहने के बाद में पता चल रहा है कि जो इस नोवेल की नॉलेज थी ना वो बहुत ही कम थी। नोवेल के अंदर कभी भी ना इन चीजों के बारे में जिक्र किया ही नहीं गया था,
शायद से इसी वजह से, क्योंकि ये ना एक छोटा मोटा सा ग्रुप है जो कहानी के अंदर ना इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता। लायन कैमल बताते हैं कि रॉयल गार्ड्स ने बताया कि ये बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स का ग्रुप है जो कि आए दिन कोई ना कोई दूसरा घटिया क्राइम करते ही रहते हैं। अगर तुम इनको इनफ पैसे दो ना तो ये अपने पेरेंट्स को भी मारने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। असैसिन्स का तो फिर भी एक ईमान होता है, लेकिन इन लोगों का कोई भी ईमान धर्म नहीं होता। लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं लास्ट 2 दिन से ना लगातार अपनी आर्मी के साथ में ब्लैक मार्केट गया था और मैंने वहाँ पे लगभग इन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। मून बोल रहा होते क्या इन सभी को मार डाला। नॉइस कैम्बल बोल रही होती है बेटा लगता है कि तुम भूल चुके हो कि आखिर तुम्हारे डैड कौन है। तुम्हारे डैड पूरे एम्पायर के सबसे पहले ग्रैंड ड्यूक है जिनके पास में अकेली इतनी मिलिट्री अचीवमेंट है कि पूरी की पूरी आर्मी के पास नहीं होती। तुम्हें लगता है कि इनके इकलौते बेटे को टच करने के बाद में कोई भी बच सकता है। लायन कैम्बल बोल रहे होते बेटा अपनी मॉम की बातों पे ना बिल्कुल भी ध्यान मत देना, मैंने तो बिल्कुल वही किया है जो कि मेरे को किंग ने करने के लिए बोला था। मून बोल रहा होता है मॉम मुझे पता है कि मेरे डैड ना कितने ग्रेट है। वैसे क्या डैड आपको पता चला कि आखिर उन असैसिन्स को किसने हायर किया था? कौन है जो कि सीलिया को मरवाना चाहता है? लायन कैम्बल बोल रहे होते हम लोगों ने बहुत ही ट्राई करा लेकिन इस चीज के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जितने भी बाउंटी हंटर्स है ना उन सभी के ऊपर कर्स कास्ट किया गया है। अगर हम लोग किसी को जानकारी देने के लिए मना भी लेना तो भी उनमें से कोई जानकारी दे नहीं पाएगा, क्योंकि जिस पल वो लोग ट्राई करेंगे उनकी बॉडी उसी वक्त जल जाएगी। और इसी वजह से हमारे किंग भी ना काफी ज्यादा गुस्सा है। बेलरेन की जो ब्लैक मार्केट थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बावजूद भी ना हम लोग को मास्टरमाइंड के खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं मिला। बस हमें एक बात पता चल गई कि इस मास्टरमाइंड की ना ब्लैक मार्केट के ऊपर बहुत ही कमाल की पकड़ थी। इसी वजह से ये खुद को छुपाने में इस हद तक कामयाब रहा। हमारे एम्परर को शक है कि इन सब में ना नोबल्स का हाथ है। इसी वजह से नोबल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई है। जिनके ऊपर थोड़ा बहुत भी शक है ना कि वो प्रिंसेस सिलिया के ऊपर अटैक करवा सकते हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई बैठाई गई है। कितने सारे ड्यूक और मार्केसेस ना अपने सर पकड़ के बैठे हुए हैं। शॉक्ड होते हुए मून सोच रहा होता है ब्लैक मार्केट को मेरे डैड ने डिस्ट्रॉय कर दिया। सच कहो तो नोवेल के अंदर बिना ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इसका रीजन ना ये नहीं था बल्कि कुछ और था। एम्परर के फेवरेट कंकुबाइन के ऊपर ना ऐसे बाउंटी हंटर से अटैक किया था और वो अपने काम के अंदर कामयाब हो गए थे, जिसकी वजह से एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने रॉयल नाइट को भेजा ताकि वो ब्लैक मार्केट को डिस्ट्रॉय कर पाए। ये मिशन इतना खतरनाक था कि पूरे के पूरे 3 महीने तक चला और बहुत सारे लोगों ने इस दौरान अपनी जान भी गंवाई। रॉयल गार्ड्स ने इतने बंदे काटे थे ना कि सीवर्स का पानी तक लाल हो गया था और इसी वजह से इस इंसिडेंट को ना द ब्लड रिवर इंसिडेंट कहते थे। पर ये अभी नहीं होने वाला था, ये तो अभी से 2 साल बाद होने वाला था। पर अब जबकि ब्लैक मार्केट 2 साल पहले ही खत्म हो चुका है तो ऐसा कोई इंसिडेंट होगा ही नहीं और जो कंकुबाइन मरी थी वो मरेगी ही नहीं। ये जो ब्लड रिवर इंसिडेंट था ना, ये कहानी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था। ब्लैक मार्केट को डिस्ट्रॉय करने में एरियल ने भी हेल्प करी थी और एरियल ने उसके अंदर काफी सारे खतरों को फेस किया था। बेसिकली उसके लाइफ के स्ट्रेंथ में, उसके ग्रोथ के स्ट्रेंथ में ना इस इंसिडेंट ने काफी ज्यादा हेल्प करी थी। कह सकते हैं कि ये उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह था। सिर्फ नोएल को 1 दिन की छुट्टी देने की वजह से इतना सब कुछ चेंज हो गया। एक चेन रिएक्शन हुई इसने कि एरियल के प्रोग्रेस को रोक दिया और सच कहूं तो पूरी की पूरी कहानी की लाइनअप खराब हो चुकी है। जिसे सुधारने का कितना भी ट्राई करो लेकिन वो सुधरने नहीं वाली। आगे जो हमारा मून होता है अपने शरीर रूम में आ गया होता है। मून बोल रहा होता है मेरे को सभी लोगों ने बोला था कि मैं सही तरीके से रेस्ट करूं, पर अगर सच कहूं तो ये सब कुछ करने के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। कहानी का प्लॉट उथल पुथल हो चुका है। इसका मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। कौन सा खतरा कब मेरे सामने है मेरे को कुछ नहीं पता। तो इसी वजह से अब मैं कहानी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, मेरे को खुद के ऊपर डिपेंड करना होगा। अगर अब मेरे को सर्व करना है तो सब कुछ अब मेरे हाथों में है और उसके लिए मुझे एक बहुत ही कमाल का प्लान बनाना होगा। सबसे पहला मेरे को सर्वाइव करना है और दूसरा मुझे किसी भी कंडीशन में किसी के भी हाथों पकड़े नहीं जाना। जो बुक मेरे को बार बार बेचने वाला सीन दिखा रही है ना वो बहुत ही भयंकर है। मेरे को वैसी लाइफ नहीं चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है और तीसरा और आखिर मैं अपने चीट कोड के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। वैसे अगर देखा तो जो बंदा मेरे को बेसमेंट में कैद करेगा ना उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर बुक नहीं होती ना तो शायद से मैं कभी जान भी नहीं पाता। तो फिर चलो एक बार के लिए अपने चीट कोड की प्रोफेसी के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, पर अब ये सोचना कि आखिर मेरे को कौन कैद करेगा ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भले ही एलो या फिर सीलिया कोई में से इतनी नफरत नहीं करती कि वो मेरे को कैद ही कर दे। ये कोई ऐसा इससे मैं कभी मिला नहीं हूँ, नहीं मैं इसको जानता हूँ। कम इन्फॉर्मेशन होने की वजह से मेरा दिमाग फट रहा है। अगर मेरे को फ्यूचर दिखाना ही था तो सही से दिखा देते, आधा अधूरा दिखा के मेरा दिमाग खराब कर चुके हो। वैसे यहाँ पे ओवर थिंकिंग करने का ना कोई फायदा नहीं है। बाकी चीजों के ऊपर मैं काम तो नहीं कर सकता लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। वैसे भी मैं एक ड्यूक का बेटा हूँ, मेरे पास पावरफुल बनने के काफी सारे रास्ते होंगे। कहते हैं कि पावरफुल बनने के लिए सबसे जरूरी ना टैलेंट नहीं बल्कि रिसोर्सेज होते हैं और मुझे नहीं लगता कि मेरे को रिसोर्सेज की ना कोई भी कमी होने वाली है।
मानता हूँ कि मैं मेन प्रोटैगनिस्ट इतना पावरफुल नहीं बन पाऊंगा, लेकिन खुद को बचा लूं इतना तो पावरफुल बनी जाऊंगा। इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर है ना, उस कमीने ने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। पूरे 1 साल से वो सेंट मारिया एकेडमी में पढ़ रहा है और ले दे के वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मैजिक सीख पाया, जो कि है लाइट मैजिक। अंधेरे में बत्ती बार के आखिर में क्या ही उखाड़ लूंगा। आखिर ये गधा मून कैमर हर रोज स्कूल जाके करके रहा था। वैसे जो मेरी फिजिकल कंडीशन है ना, ये काफी अच्छी है। अभी तक मैं अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और मैजिकल पावर के ना फर्स्ट लेवल पे हूँ। अकेडमी के हिसाब से 3 तरीके के फाइटर्स होते हैं। पहले होते हैं वॉरियर्स, दूसरे होते हैं मैजिक और तीसरे होते हैं क्लरिक्स। और इन तीनों क्लासेस के ही ना 5 लेवल्स होते हैं। देखा है तो मैंने तो अभी तक इन तीनों में से चुना ही नहीं है कि आखिर मेरे को आगे किस चीज में बढ़ना है। तो फिर लेवल अप करना तो बहुत ही दूर की बात हो गई। वैसे अगर मैं इन तीनों में से किसी एक में फिफ्थ लेवल पहुंच जाता हूँ ना, तभी सीलिया या फिर एल का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिकली उनको गॉड ने चूज करा है। इस वर्ल्ड के अंदर आम लोग और गॉड चूजन में ना बहुत ही फर्क होता है। कह सकते हैं कि जो गॉड चूजन बंदे होते हैं ना, उनके पास में खुद का एक चीट कोड होता है। अब सीलिया को ही ले लो, उसके पास में गॉडेस ऑफ स्नो की ब्लेसिंग है। उसने कोई बचपन से मैजिक नहीं सीखा, बल्कि वो बचपन से ही ना आंसू कंट्रोल करना जानती है। ये उसके लिए सांस लेना इतना आसान है। जो क्लरिक्स होते हैं वो गॉड से प्रे करके उनकी पावर को उधार में लेते हैं, लेकिन जो गॉड चूजन बंदे होते हैं ना, वो अलग ही लेवल पे गॉड की पावर को यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसे में बात की जाए एरियल की, तो वो तो अलग ही लेवल पे है। मेरे को इस तरीके से याद है कि जब कहानी का आखिरी पार्ट चल रहा था ना, तब तो उसके पास में दर्जनों गॉड्स की पावर थी। चाहे गॉडेस ऑफ लाइटनिंग हो या फिर गॉडेस ऑफ डार्कनेस, हर कोई ना उसे किसी न किसी वे में कनेक्टेड है। और मान लो ये कोई भी ना इतना पावरफुल आ भी गया जिसने की फाइट में एल को हरा दिया हो, तो भी एल की हेल्प करने के लिए खुद गॉड जमीन पे आते हैं। कह सकते हैं कि वो इस वर्ल्ड की फीमेल मंकी किंग है। तुम उसको तो हरा सकते हो, लेकिन उसकी किस्मत उसको हारने नहीं देगी। अभी के टाइम पे भी जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, वो मेरी बराबरी की होगी। पर खास बात तो ये है कि वो मैजिक भी जानती है। उसके ऊपर से उसकी डिवाइन ब्लेसिंग और उसके यूनिक आइटम ना, वो तो अलग ही है। अगर उसके सामने उसे 2 लेवल ऊपर का भी वॉरियर या फिर मेज आ गया ना, तो भी वो उससे हार के ही जाएगा। तो ऐसे में मेरे साथ नहीं भी तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सब कुछ देखने के बाद में ना, मैं सिर्फ एक नतीजे पहुंचा हूँ कि मेरे को जल्द से जल्द एक ऐसे लेवल पे पहुंचना होगा जहाँ पे मैं कम से कम एल का मुकाबला तो कर पाऊँ। ये मेरी जिंदगी का अल्टीमेट गोल है, और इसे अचीव करने के बाद में शायद ही कोई मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। मानता हूँ कि कहानी का मेन कैरेक्टर होने की वजह से एल के पास में उसका चीट कोड है, पर मैं भी तो रीइंकार्नेट हुआ हूँ ना, तो फिर आखिर मैं खालियत कैसे हो सकता हूँ। उस असेसिन से फाइट करने के बाद में ना मेरे को एक न्यू एबिलिटी मिली है, और मेरा चीट कोड ना एकदम बेकाबू नहीं रहा। मैं अपनी ब्लैक बुक को जब चाहूँ तब बुला सकता हूँ। तभी जो उसकी बुक होती है वो पोर्टल से निकलते हुए उसके छोटे हाथी पे गिर जाती है। रोते हुए मून बोल रहा होता है, गधे कहीं के, क्या तुम कहीं और गिर नहीं सकते थे क्या? अगर मेरे ऊपर अटैक करोगे तो मैं सह लूंगा, लेकिन अगर मेरे छोटे हाथी के ऊपर अटैक किया ना तो मैं नहीं सहूंगा। तभी जो बुक के पन्ने होते हैं उसके सामने पलटना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके सामने जितने भी इंसिडेंट हुए थे वो सारे के सारे आना स्टार्ट हो जाते हैं। मून बोल रहा होता है, ये तो वो सारे इंसिडेंट है जो कि पास्ट कुछ दिनों में हुए थे। मेरी बुक के अंदर सब कुछ ना बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है, और यहाँ पे इस कहानी का प्लॉट इस हिसाब से लिखा गया है ना, जैसे कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर मैं हूँ। तभी मून नोटिस करता है कि बुक में जो असिस्टेंट वर्ड लिखा हुआ है ना, वो रेड कलर में लिखा हुआ है। मून बोल रहा होता है, आखिर रेड कलर में क्यों है और ये बाकी वर्ड से अलग क्यों है? बुक ने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है क्या? तभी वो जो बुक होती है वो मून को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देती है। मून बोल रहा होता है, आखिर अब तुम मुझे कहाँ पे लेके जाने वाले हो? कम से कम कहीं लेके जाने से पहले एक बार बता तो दिया करो ना। फिर जब मून अपनी आंखें खोलता है तो वो एक अजीब जगह पे आ गया होता है। शॉक्ड होते हुए मून बोल रहा होता है, ये कई जगह है, यहाँ पे उजला थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ये वो बेसमेंट नहीं जहाँ मेरे को पहले कह करके रखा गया था। लगता है कि ये ब्लैक बुक के अंदर की ना कोई अलग स्पेस है। तभी मून नोटिस करता है कि उसके पेस है ना कोई चलते हुए आ रहा है। वो बंदा शैडो स्टेप का यूज करते हुए मून के काफी तक क्लोज आता है, और अपने डगर का यूज करते हुए मून के गले को अलग कर देता है। मून सोच रहा होता है ये तो वो असेसिन थी। फिर जब वो शॉक्ड होते अपने आंखें खोलता है तो वो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल ठीक होता है। मून बोल रहा होता है, आखिर अभी क्या हुआ, मैं तो मर गया था ना। आखिर इस ब्लैक बुक के अंदर वो असेसिन कहाँ से अपीयर हो गई जिसको सीलिया ने मार दिया था? क्या ये इस ब्लैक बुक की कोई नई एबिलिटी है? तभी सिस्टम मून को उसका स्टेटस दिखाता है, जिसमें स्किल्स के अंदर 2 नई स्किल ऐड हुई होती है, जिसमें पहला होता है डेगा कॉम्बैट, जो कि अभी लेवल 0 पे है और 1% प्रोग्रेस करा है, और वहीं दूसरा होता है शैडो स्टेप, जो कि लेवल 0 पे होता है और प्रोग्रेस किया होता है 0.5%। खुश होते हुए मून बोल रहा होता है, तो फिर ये है तुम्हारी रियल एबिलिटी। सच कहूँ तो ब्लैक बुक मैंने तुम्हारे बारे में ना पहले बहुत ही बकवास कही थी, पर तुम्हारी रियल एबिलिटी को देखने के बाद मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि तुम बहुत ही काम के हो। अगर मेरा गैस सही है तो इसका मतलब तुम एक बहुत ही कमाल के चीट कोड होने वाले हो। आगे हम देखते हैं काफी रात हो गई होती है। हाफते हुए मून बोल रहा होता है, फाइनली मैं कुछ देता तो टिक पाया। देखा है तो बुक के वर्ल्ड का टाइम और इस वर्ल्ड का टाइम ना बिल्कुल सेम है। इतना ट्राई देने के बाद मैं फाइनली इस बार ना पूरे 3 सेकंड तक टिक पाया। चलो बुक में देखते हैं
हैं कि आखिर जो मेरी प्रोफिशिएंसी थी ना वो कितनी बड़ी है। वो देखते हैं कि वो डैगर कॉम्बैट के अंदर 1.5% तक पहुंच गया होता है और शैडो स्टेप के अंदर 1% तक पहुंच गया होता है। मून बोल रहा होता है मेरे को ऐसा लगा था ना ये बिल्कुल वैसे काम कर रहा है। जिस भी स्किल से मेरा एनिमी मेरे ऊपर अटैक करेगा ना वो स्किल इस बुक के अंदर कैद हो जाएगी और फिर मैं उस एनिमी के शैडो से फाइट करूंगा और उस स्किल को गेन कर लूंगा। इसका मतलब मैं बहुत सारे स्किल्स को सीख सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। जो फुटवर्क को सेशन यूज कर रही थी ना सच में वो बहुत ही साइलेंट और बहुत ही फास्ट है और उसके कॉम्बैट मूव्स भी ना कुछ कम कमाल के नहीं। मेरे इस पावरफुल चीट की वजह से जल्दी ये सब कुछ मेरा होगा। सच कहूँ तो इतने कमाल का चीट कोड होने की वजह से ना अब मेरे अंदर प्रोटैगनिस्ट का बिल्कुल भी डर नहीं। बहुत ही जल्दी मेरे पास में ना बहुत सारी पावर आ जाएगी और फिर मैं एक बहुत ही लंबी और बहुत ही कमाल की जिंदगी जीऊंगा। सच कहूँ तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि प्रोफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए क्या करना है, पर जो मैं कर सकता हूँ वो सबसे बेस्ट करूंगा। ये बोलते वो बार बार बुक के वर्ल्ड के अंदर जाता रहता है और हर बार असैसिन उसको मारती रहती है। ऐसे ही करते करते हम देखते सुबह हो गई होती है। जब आन्या सुबह दवाई लेके आती है तो मून कोई जवाब नहीं देता। अंदर अटैक करते हुए आन्या बोल रही होती है यंग मास्टर दवाई का टाइम हो चुका है, दवाई ले लीजिए। तभी वो देखती है मून को इसने की अपनी बॉडी के आसपास में कमर लपेट लिया होता है। आन्या बोल रही होती है बचपन में भी ना ऐसे ही सोया करते थे और अब बड़े होने के बाद भी ना ऐसे ही सो रहे हैं। सच में ये आज भी ना काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं। अब जबकि यंग मास्टर सो चुके हैं तो उनको जगाना नहीं चाहिए, मैं बाद में उनको ये मेडिसिन पिला दूंगी। वही अपने कमल को हटाते हुए मून बोल रहा होता है वो कमेनी असैसिन होना बहुत ही बुरी है। वो मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर ट्रिक्स का यूज करने का ट्राई कर रही है। जब तक कि मैं उसको एक न लगा दूं मैं नहीं मानने वाला। आगे हम देखते हैं सुबह के 10 बज गए होते हैं। मून बोल रहा होते है पूरे 185 में मारा गया लेकिन इस बार मैं उसके सामने पूरे 30 सेकंड तक टिक पाया। तभी मून को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही खतरनाक झटका फील होता है जिसकी वजह से वो गलती से मेडिसिन तक को गिरा देता है। सांस लेते हुए मून बोल रहा होता है फाइनली मैं रिकवर कर गया। सच कहूँ तो बुक के वर्ल्ड के अंदर मरने की वजह से ना मैं रियल वर्ल्ड में नहीं मरा लेकिन वो दर्द जो मैं सह रहा हूँ ना वो बहुत ही रियल है। इस दर्द की वजह से मेरे माइंड के ऊपर ना बहुत ही खतरनाक प्रेशर पड़ रहा है। लगभग 200 बार मरने के बाद में इस दर्द की वजह से मेरी बॉडी ना बहुत ही इस तरीके से बिहेव कर रही है। चलो वैसे कोई बात नहीं, वक्त आ चुका है देखने आके आखिर मेरी मेहनत रंग लाई की रही। खुश होते हुए मून बोल रहा होता है ये तो काम कर गया। उसकी जो डैगर कॉम्बैट होती है वो लेवल 2 में पहुंच गई होती है और उसका शैडो स्टेप भी लेवल 1 में पहुंच गया होता है। मून बोल रहा होता है अभी मैं फर्स्ट और सेकंड लेवल पे हूँ, कहीं से भी मैं असैसिन की बराबरी नहीं कर सकता लेकिन कम से कम मैंने पावरफुल बनना स्टार्ट तो करा। 0 से तो 1 और 2 भी ना काफी अच्छा लगता है। अब मुझे रियल वर्ल्ड में यूज करके देखना है कि आखिर ये पावर ना कैसी लगती है। फिर वो शैडो स्टेप का यूज करते हुए आगे बढ़ जाता है। मून बोल रहा होता है इतने कम टाइम के अंदर मैं वहाँ से यहाँ आ गया, ये स्पीड तो बहुत ही इनक्रेडिबल है। वैसे 1 सेकंड रुका के मेरे पाँव में दर्द क्यों हो रहा है। फिर वो अपने पाँव को पकड़ते हुए बोल रहा होता है मेरे को तो बहुत ज्यादा दर्द फील हो रहा है। आखिर मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया कि इसको यूज करना बहुत ही पेनफुल होता है। अगर इसे यूज करते हुए असैसिन को इतना दर्द हो रहा था तो फिर आखिर वो सीलिया से इतना इजीली फाइट कैसे कर पा रही थी। उसे देखकर तो पता नहीं चला था कि उसको कुछ फील भी हो रहा है। वैसे 1 सेकंड रुको, उसको असलियत में ना कोई भी दर्द फील नहीं हो रहा था। असल में उसने ट्रेन करके ना उस पावर को हासिल किया है, इसी वजह से उसकी बॉडी उस पावर को संभाल सकती है। पर मेरा लेवल अभी बहुत ही कम है। एक लेवल 1 का वॉरियर ना इतनी पावरफुल स्किल को नहीं सीख सकता। मुझे इस तरीके से याद है मेरे को एकेडमी में सिखाया गया था। वॉरियर अपनी स्किल्स को ना सिर्फ और सिर्फ तभी यूज कर पाते हैं जब वो अपनी बैटल की को एक्टिवेट कर लेते हैं और बैटल की एक ऐसी चीज जो कि आप लेवल 2 पे यूज कर सकते हो। अभी मैं लेवल 1 पे हूँ और काफी ज्यादा वीक हूँ। बिना बैटल की के ना चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। लगता है कि सिर्फ और सिर्फ चीट कोड ना मेरा काम कर नहीं पाएगा। मेरे को एक टीचर की भी जरूरत है। वह जो मेरी एकेडमी है ना वो जल्दी शुरू होने वाली थी पर वहाँ पर ज्यादा जो इंस्ट्रक्टर्स है ना वो सारे के सारे मैसेज है, उनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो कि स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो। सच कहूँ तो इस वर्ल्ड के अंदर सभी लोग ना मैजिक के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। इस शहर के अंदर तुम्हें काफी सारे मैसेज तो मिल जाएंगे लेकिन ऐसे लोग जो कि मार्शल आर्ट को यूज कर पाए ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे। मेरे पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन फिर भी एक अच्छा टीचर ढूंढना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। वैसे 1 सेकंड रुको, मैं सच में एक बहुत ही कमाल के फाइटर को जानता हूँ। एक ऐसा वॉरियर जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ही पावरफुल है। उसकी बराबरी तो कोई मेज तक नहीं कर सकता। अगर 1000 दुश्मन भी सामने हो ना तो वो अकेले उन सभी को हरा सकता है। अगर वॉरियर्स के पीक पे कोई पहुंचा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो बंदा कहीं दूर नहीं बल्कि मेरे घर में रहता है। पूरी 100 साल की हिस्ट्री में अगर कोई पावरफुल वॉरियर हुआ है तो वो और कोई नहीं बल्कि मेरे डैड है। जब वो 15 साल के थे ना तब वो करंट किंग के लिए रॉयल गार्ड के तौर पे काम करते थे। उस टाइम पे ये किंग ना क्राउन प्रिंस हुआ करते थे। जब वो 20 साल के हुए तो वो कंट्री के रॉयल गार्ड्स को साथ में लेकर कंट्री के रेबल्स को खत्म करने के लिए गए। उस टाइम पे उन्होंने माहौल को शांत किया जिसकी वजह से अभी के किंग ने थ्रोन को हासिल कर पाए। जब वो 25 के हुए तो वो हमारी कंट्री के मार्शल बन चुके थे। बॉर्डर्स को गार्ड करते उन्होंने काफी सारी जंगें जीती, पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर खुद को फेमस करा।
डैड ने अकेले अपने दम पे ना हमारे एम्पायर की टेरिटरीज को काफी ज्यादा बढ़ाया है। चाहे नेबरिंग कंट्री की बात की जाए या फिर डिमन ट्राइब की, सभी के सभी ना डैड से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। उनका खौफ इतना भयंकर है कि अब तो वो बैटलफील्ड में रहते भी नहीं है। फिर भी 20 सालों से किसी ने हमारे ऊपर अटैक करने का ट्राई भी नहीं करा। जब डैड 32 के हुए तो अपने पीक पे थे, इसी वजह से किंग ने इनको लायन हार्ट का टाइटल दिया। इस एम्पायर के बनने के बाद से ही ना मेरे डैड इकलौते वो इंसान है जो कि अकेले अपने मिलिट्री अचीवमेंट के दम पे ड्यूक बने हैं। अपनी जिंदगी के अंदर इन्होंने हजारों जंगें लड़ी होगी लेकिन हारी एक भी नहीं। चाहे वो डीमंस हो या फिर दुश्मन किंगडम्स हो, हर कोई इनसे हार के गया है। कहते हैं कि इनके रहते हुए इस कंट्री के ऊपर ना कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। आज तक का सबसे पावरफुल मार्शल वॉरियर लायन कैम्पबेल। सच में मेरे पास में ना एक बहुत ही कमाल के डैड है। जब मेरे पास में इतने पावरफुल डैड है तो फिर आके सैंड मारे की किसको जरूरत है। मुझे कोई एकेडमी या फिर टीचर नहीं चाहिए। अब से मैं अपने डैड के अंडर में रह के सीखूंगा और जब कुछ सालों बाद मैं दुनिया के सामने आऊंगा तो ऑलरेडी काफी पावरफुल बन चुका हूँ। तभी वहाँ पे आते हुए आन्या बोल रही होती है, यंग मास्टर क्या आप जाग चुके हो? गेट खोलते हुए मून बोल रहा होता है, हाँ बताओ ना क्या काम था? आन्या बोल रही होती है, मास्टर आपको ढूंढ रहे हैं। खुश होते हुए मून बोल रहा होता है, डैड की टाइमिंग कितनी परफेक्ट है ना, मुझे भी उनसे किसी चीज को लेके बात करनी थी। तभी साइड में खड़ी मेड बोल रही होती है, सिस्टर आन्या आप यहाँ पे? मुझे माफ करेगा, अब तो आप हेडमेड हो ना? आन्या बोल रही होती है, कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके अपना काम करो। मून बोल रहा होता है, क्या हेडमेड तुम्हें प्रमोशन मिला है? आन्या बोल रही होती है, हाँ मेरे को हेडमेड बना दिया गया है। जो फॉर्मल हेडमेड थी ना उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। आपके वापस जागने के साथ ही ना मेरे को नया हेडमेड बना दिया गया। मून बोल रहा होता है, ये सब कुछ मेरी गलती है। अगर मैंने उस दिन वो ऑर्डर नहीं दिया होता ना तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। डैड ने मुझे बताया था कि जो उनकी हेडमेड है ना उनके साथ में उनके बचपन से है और वो भले उनकी सर्वेंट हो लेकिन वो काफी हद तक ना उनकी बहन की तरह बिहेव करती है। हेडमेड का चले ना डैड को बहुत ही सैड करेगा। आन्या बोल रही होती है, यंग मास्टर आप फालतू में परेशान हो रहे हो, कुछ भी ना आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ। और वैसे भी हेडमेड है ना सिर्फ अपनी पोजीशन से रिजाइन किया है, वो कैम्बल हाउस छोड़ के नहीं गई। फिर जब मून बाहर आता है तो उसकी मॉम खुश होते हुए बोल रही होती है, मेरे बच्चे तुम उठ गए, तुम्हें रिकॉल करते हुए देख के ना मेरे को बहुत ही खुशी हुई, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। चलो फील करो कि आखिर तुम्हारे मॉम के पेट में क्या है। मून बोल रहा होता है, मॉम आप ही बता दो ना कि आखिर क्या है। नॉइस बोल रही होती है, जल्दी तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाले हैं। जब रॉयल फिल्सन यहाँ पे लास्ट टाइम आए थे ना तब मैंने भी खुद को चेक करवाया था। तभी मून के डैड बोल रहे होते हैं, मून बैठो मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। आगे मून के डैड ने मून को अपनी बात बता दी होती है। शॉक्ड होते हुए मून बोल रहा होते है, क्या वापस फ्रंटलैंड में जा रहे हो? लायन कैम्पबेल बोल रहे होते हैं, हाँ आज मैं दोपहर में निकलूंगा। देखो मून 1 महीने के अंदर ही ना तुम्हारी एकेडमी स्टार्ट होने वाली है और जब तुम एकेडमी चले जाओगे ना तो घर पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मॉम रहा करेंगी। इसी वजह से मैं तुम्हारी मॉम और ज्यादातर मैट को ना कैम्पबेल टेरिटरी लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे सभी लोग ना इनका सही से ख्याल रख पाएंगे और क्योंकि वो हमारी टेरिटरी है तो इसी वजह से इन लोगों के ऊपर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। फेई मैं उम्मीद करता हूँ कि तू ना मैडम का ख्याल ना इसी तरीके से रखोगी। फॉर्मर हेड फेई बोलती है, मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इनका ना बहुत ही सही से ख्याल रखूंगी। मून बोल रहा होता है, डैड मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप क्यों जा रहे हो? हमारे एम्पायर के पास में तो बहुत सारे जनरल्स है ना जो कि आर्मी को लीड कर सकते हैं, ऐसे में आपके ऐसे एक ड्यूक को फ्रंटलाइन में जाने की क्या जरूरत? लायन कैम्पबेल बोल रहे होते, अगर मेरा काम नहीं होता ना तो फिर किंग मुझे कभी भी इस चीज के लिए नहीं भेजते। मुझे बोलने का मतलब है यही कि कंडीशन ना बहुत ही ज्यादा खराब है। लगभग तकरीबन 10 साल से हमारे बॉर्डर के आसपास बिना दुश्मनों का साथ तक नहीं पड़ा था। 10 साल में ये पहली बार है जब वो कम्युनिटी डीमंस ना कुछ मूवमेंट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कम 3 साल के लिए अब मैं बॉर्डर पे रहूंगा। जब तक कि पूरा मैटर शांत नहीं हो जाता ना तब तक के लिए मैं वहाँ पे रहूंगा। शॉक्ड होते हुए मून बोल रहा होता है, आप अभी जो डीमन की वजह से वहाँ पे जा रहे हो? साथ ही मून सोच रहा होता है, मुझे याद आ गया ओरिजिनल बुक के अंदर ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था। इन डीमंस ने ये दिखा के हम लोगों को कंफ्यूज किया था कि वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, बल्कि उनका जो रियल प्लान था ना वो तो कुछ और ही था। 3 साल तक वो लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करेंगे और उसके बाद में एक बहुत ही पावरफुल अटैक करेंगे। तब ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एरियल सामने आएगी और पूरा वर्ल्ड उसे हीरो मान लेगा। डैड ने बोला कि वो भी 3 साल के लिए ही जा रहे हैं, तो फिर आखिर अब ऐसे में मेरे प्लान का क्या होगा? मैं सोचा था कि मैं सालों तक घर पे रह के डैड से ट्रेनिंग लूंगा, पर अब तो वही जा रहे, तो फिर आखिर मेरे को सिखाएगा कौन? राइटर आखिर तेरी मुझसे दिक्कत क्या है? आखिर तू मेरे हर एक प्लान को खराब क्यों कर देता है? आगे हम देखते हैं मून के डैड जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। लायन कैम्पबेल बोल रहे होते हैं, नॉइस रो मत, तुम्हारा इतना रोना तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। रोते हुए नॉइस बोल रही होती है, अब मैं बिल्कुल अकेले रहूंगी, ना तो मेरे पास में आप रहोगे और ना ही मेरा प्यारा मून।
अगर इस बेबी की बात नहीं होती तो मैं कभी भी अपने मून को अकेला छोड़ के नहीं जाती। पता नहीं वो मेरे बिना अकेडमी कह जाएगा। लायन कैम्बल बोल रहे होते, मेरे बच्चे तुमने प्रिंसेस को असिस्टेंट से बचा के ना ये तो दिखा दिया कि तुम मेरी ही तरह ब्रेव हो और तुम्हारे रगों के अंदर कैम्बल फैमिली का ब्लड दौड़ता है। पर कैम्बल फैमिली का मेंबर होना ना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि जिस दिन तुमने कैम्बल फैमिली के अंदर जन्म लिया था ना, उसी दिन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो गया था। तुम्हें भी मेरी ही तरह इस कंट्री के लोगों और इस कंट्री को प्रोटेक्ट करना होगा। हम हमारे एम्पायर की इकलौती ड्यूक फैमिली है जो कि मिलिट्री को कमांड करती है। तुम मेरे ये मेडल्स देख रहे हो, इन सभी मेडल्स ने मिलकर इस कैमल फैमिली को खड़ा किया है। मेरे सीने पे लगा हुआ ये ब्लेड ये शो करता है कि मैं हमारे किंग की ना सबसे शार्पेस्ट ब्लेड हूँ। जब तक कि मैं उनके साथ में हूँ ना, उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आ सकता। कैम्बल फैमिली का होने का मतलब है कि तुम्हें एक न एक दिन बैटलफील्ड पे जाना ही होगा। पर अगर सच को तो मैं तुम्हारे लिए ये नहीं चाहता। अगर तुम्हें बैटलफील्ड में उतरना है तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद का एक रास्ता चुनो। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। बस मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि अब जबकि तुम बड़े हो चुके हो ना, तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। तुम्हारे पास में वो सारे रिसोर्सेज जो कि मेरे पास में जवानी में नहीं थे। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम भले ही किसी भी फील्ड में क्यों ना जाओ, लेकिन तुम मुझसे काफी आगे जाओ। वैसे मेरे को ना तुमसे एक और बात बोली थी। मून बोल रहा होता है, डैड आप तो एकदम से चेंज हो गए। लायन कैम्बल बोल रहे होते, क्या करूँ, ऑफिशियल बात है ना, ऐसी ही बोलनी पड़ती है। वैसे आखिर तुम्हारा आने के बारे में क्या सोचना है? मून बोल रहा होते, वो तो बहुत ही अच्छी है। वैसे आखिर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? लायन कैम्बल बोल रहे होते, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें वो पसंद है कि नहीं? मून बोल रहा होता है, हाँ मुझे वो बहुत ही पसंद है। लायन कैम्बल बोल रहे होते, मैंने इस बच्ची को बड़े होते हुए देखा है। इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही क्लीन है और ये बहुत ही स्मार्ट है, और वो तुम्हें एक मास्टर की तरह नहीं बल्कि मास्टर से काफी ज्यादा मानती है। तो तुम्हें यहाँ पे जल्दी एक्ट करना चाहिए। मून बोल रहा होता है, डैड आखिर आप क्या बोलना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा। क्या आप मुझे और आने को साथ में देखना चाहते हो? लायन कैम्बल बोल रहे होते, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। तुम देख सकते हो कि हमारी फैमिली के पास में ना बहुत ही कम डिसेंडेंट्स है, क्योंकि मैंने अपना मैक्सिमम टाइम ना बैटलफील्ड के ऊपर गुजारा है। इसी वजह से हमारी फैमिली कभी बड़ी बन ही नहीं पाई। मून बोल रहा होते, लेकिन डैड मेरी तो प्रिंसेस सिलिया से एंगेजमेंट हो रखी है ना। लायन बोल रहे होते, उस चीज की टेंशन ना तुम मत लो। तुम्हारी और प्रिंसेस सिलिया की एंगेजमेंट ना वो तो किंग से किया हुआ एक फेक सा वादा था। वो एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से करी गई ताकि पावर बैलेंस को ना परफेक्टली बना सके और हमारी फैमिली क्राउन प्रिंस को एम्परर बनने से ना रोके, उनको सपोर्ट करे। अगर तुम्हारी शादी प्रिंसेस से हो भी जाती है ना, तो वो तुम्हारी मेन वाइफ होगी। ये तुम्हें कंकूबाइंस रखने से नहीं रोक रहा। मेरे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मेरे वापस आने से पहले मेरे को एक ग्रैंडसन चाहिए और मुझे कोई परवर भी नहीं सुनना। ये एक फैमिली हेड का ऑर्डर है, ये काम कैसे भी होना ही चाहिए। आगे जो मून के मॉम डैड होते हैं वो अपने अपने रास्ते निकल गए होते हैं। आन्या बोल रही होती है, मास्टर भी आपसे क्या बोल रहे थे? मेरे को लगा कि मैंने उनके मुंह से अपना नाम सुना। क्या मुझे आपके लिए कुछ करना है क्या यंग मास्टर? मून बोल रहा होता है, अच्छा हुआ कि तुमने पूछ लिया। वैसे ही मैं तुम्हें बताने की सोच रहा था। डैड हम दोनों को ना एक साथ में देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम कैम्बल फैमिली को आगे बढ़ाए। पर उनकी बातों को सीरियसली मत लो, सिर्फ वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। अभी तुम एक मेड हो, तुम्हारा फिलहाल ना वही काम है। फ्यूचर में हम दोनों के अपने अपने रास्ते होंगे और अपनी अपनी जिंदगी होगी। सच कहो तो तुम मेरे काफी अच्छी दोस्त की तरह हो। मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त को ना फ्यूचर में एक परफेक्ट मैन मिले, ना कि मेरी तरह एक घटिया सा यंग मास्टर। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी कोई पसंद आए तो मेरे को पक्का से बताना। ये टेंशन मत लेना कि मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दूंगा। उल्टा मैं तुम्हारे लिए ना एक बहुत ही कमाल की डायरी प्रिपेयर करूंगा ताकि तुम्हारी फ्यूचर फैमिली तुम्हें हल्के में ना ले। तो इसी वजह से आने अपनी खुशियों को चेज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें तुम्हारे यंग मास्टर तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। याद रखना कैम्बल फैमिली तुम्हारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मेकर बनेगी। जाते हुए मून सोच रहा होता है, सच में मैंने क्या कमाल की लाइंस बोली है। मैंने सालों तक नॉवेल्स पढ़ी है और उस नॉवेल में से ना सबसे बेस्ट लाइन उठा के इसके सामने बोल दी। पक्का से अभी आने ना काफी खुशी फील कर पा रही होगी। उसे लग रहा होगा कि उसके यंग मास्टर ना वर्ल्ड के सबसे बेस्ट यंग मास्टर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मून की बातों को सुनने के बाद में आन्या काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। आन्या बोल रही होती है, यंग मास्टर ने बोला कि मैं कैम्बल फैमिली को छोड़ दूं। आखिर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? यंग मास्टर पहले के मुकाबले ना काफी चेंज हो चुके हो। लगता है कि मैं और वेट नहीं कर सकती। मुझे अपने काम को आजाद को स्टार्ट करना ही होगा। आगे हम देखते रात हो गई होती है और मून अपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा होता है। मून सोच रहा होते, इस वर्ल्ड में कुछ ही मेरे हिसाब से तो होता नहीं। इसी वजह से अब मैं कोई प्लान नहीं बनाने वाला। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है, जो कि है स्ट्रॉन्ग बनना। अब डैड तो जा चुके हैं तो अब मेरे को सेल्फ स्टडी करनी होगी। वैसे भी यहाँ पे डैड की लाइब्रेरी के अंदर ना बहुत ही कमाल कमाल की मार्शल आर्ट की बुक्स है। इतनी कमाल की बुक्स तो मेरे को इंपीरियल लाइब्रेरी में भी नहीं मिलेगी। सच कहूँ तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए मैं स्कूल नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे जाऊंगा तो मैं सभी लोगों को फेस करूंगा और अगर मैं सभी लोगों से मिलूंगा तो मेरे ऊपर कभी भी खतरा आ सकता है। मैं आन्या को बोलूंगा कि वो मेरी तरफ से छुट्टी ले ले और मैं घर पे बैठ के रोज रोज मार्शल आर्ट पढ़ूंगा और असिस्टेंट के साथ में प्रैक्टिस करूंगा। जब तक कि मैं उस असिस्टेंट को मार नहीं देता ना,
तब तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। वैसे मैंने आखिरी बुक भी पढ़ ली और देखते हैं कि आखिर मेरे हिसाब से सिस्टम काम करता भी है कि नहीं। ये बोलते अपने ब्लैक बुक को समन कर लेता है और उस बुक के अंदर वो सारी टेक्निक आ गई होती है जो कि अभी जस्ट मून ने पढ़ी थी। मून बोल रहा होता है जैसे मेरे को लगा था मेरे को कुछ भी याद करने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे को बस बुक का नाम पढ़ना है और उस बुक की सारी नॉलेज ना मेरी चीट कोड के अंदर आ जाएगी। सच में मेरे चीट कोड तुम तो बहुत ही कमाल के हो, तुम मेरे को फ्यूचर में ना बहुत ही आगे लेके जाओगे। तभी अंदर आते हुए आन्या बोल रही होती है, यंग मास्टर अभी तक पढ़ाई कर रहे हो। मून बोल रहा होता है, लगता है कि तुम मेरे लिए स्नैक्स लेके आई हो। वैसे आज डैड ना सच में काफी सारे लोगों को घर से लेके चले गए। अब घर में सिर्फ और सिर्फ तुम और 2-3 मेट्स और बची है। इतने बड़े मेंशन का ध्यान रखते हुए मेरा ध्यान भी रखना काफी मुश्किल होता होगा ना। आन्या बोल रही होती है, नहीं यंग मास्टर ये तो मेरी ड्यूटी है। वैसे मैं आपके लिए ना विंटेज रेड वाइन लेके आई थी जो कि सुबह सुबह काउंट लोग यहाँ पे आपके लिए छोड़ के गए थे। ये ना एक बहुत ही महंगी वाइन है, क्या आप इसको ट्राई करना चाहोगे? मून बोल रहा होता है, नहीं अभी नहीं, वैसे ही मुझे अभी और पढ़ना और भी काफी सारे काम है तो इसी वजह से मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद में जो आन्या होती है उसे काफी तक गुस्सा आ जाता है और वो बटुआ को काफी हद तक क्रैक कर देती है। आन्या बोल रही होती है, यंग मास्टर क्या आप कुछ और लोगे क्या? मून बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे कॉफी पिला सकती हो? अभी मुझे उसकी काफी जरूरत थी। आन्या बोल रही होती है, माफ करेगा यंग मास्टर लेकिन कॉफी तो खत्म हो चुकी है। आज घर में सिर्फ और सिर्फ रेड वाइन और ब्लैक टी ही अवेलेबल है। ये बोलते हुए मून के लिए ब्लैक टी को सर्व करने लगती है। वही मून सोच रहा होता है, एक सेकंड रुको, आखिर ये सारी बातें सुनी सुनी से क्यों लग रही है? आन्या बोल रही होती है, असल में बात ये है ना कि कॉफी तो पड़ी हुई थी लेकिन आज कॉफी के बेग के अंदर से ना चूहे मिले हैं और एक ऐसी कॉफी जिसके अंदर चूहे थे, हम वो कॉफी अपने यंग मास्टर को थोड़ी पिला सकते हैं। मून बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, वैसे भी मेरा काम तो ब्लैक टी से भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ब्लैक टी को पीता है तो उसे काफी खतरनाक झटका फील होता है। टी को देखते हुए मून बोल रहा होता है, तो ब्लैक टी नहीं बल्कि ये तो रेड टी है, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैंने सीले को पिलाई थी। ये बोलते हुए जो हमारा मून होता है बेहोश जाता है। बेहोश होते हुए मून बोल रहा होता है, आन्या आखिर तूने मेरे को धोखा क्यों दिया? वही आन्या बोल रही होती है, टेंशन मत लीजिए यंग मास्टर, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, बस आज से जो आपकी जिंदगी है ना वो थोड़ी बहुत चेंज होने वाली है। आज शाम को जो आपने कहा था ना वो सुन के मेरे को बहुत ही बुरा लगा था। आपको मास्टर की बातों को मानना चाहिए था, यही आपके लिए सबसे बेस्ट होता। जब मून अपनी आंखें खोलता है तो वो उसी बेसमेंट के अंदर होता है जो कि उसको चीट कोड ने पहले दिखाया था। मून सोच रहा होते तो वही जगह जो कि मैंने प्रोफेसी में देखी थी, मुझे यहाँ पे कैद करने वाली और कोई नहीं बल्कि आन्या थी। आन्या बोल रही होती है, उस ब्लैक मार्केट के डीलर ने ना बिल्कुल सही कहा था, ये पोशन बहुत ही कमाल का काम करता है। मून बोल रहा होता है, आन्या कि तुम्हें क्या कर रही हो? आखिर तुम अपने यंग मास्टर को यहाँ पे कैद कैसे कर सकती हो? आन्या बोल रही होती है, शायद से आपको तो याद भी नहीं होगा यंग मास्टर, आज से 10 साल पहले जब मुझे यहाँ पे लाया गया था ना तब आप सिर्फ और सिर्फ 8 साल के थे और तब से मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताई गई कि मुझे कैसे भी करके यंग मास्टर को सर्व करना है। मेरे लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है जो कि आपको सेफ रखना। उस टाइम से मैंने जितने भी काम किए ना यंग मास्टर वो सारे के सारे आपके लिए किए हैं और इसी वजह से यंग मास्टर अब आप मेरे को बिलोंग करते हो। आप ना गलत रास्ते पे चले गए थे, इसी वजह से अब मैं आपको सही रास्ते पे लेके आ रही हूँ। मून बोल रहा होता है, पर आखिर तुम्हें कर क्या रही हो? तुमने मेरे को कैद कर दिया है और आखिर तुम यहाँ पे किस रास्ते के बारे में बात कर रही हो? मेरे को तो कोई समझ नहीं आ रहा। आन्या बोल रही होती है, कोई बात नहीं यंग मास्टर, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, आपको यहाँ पे ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं खुद कर लूंगी। ये बोलते हुए आन्या मून के साथ सिस्टम करना स्टार्ट कर देती है। आगे हमें पूरे 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। मून सोच रहा होता है, फाइनली ये खत्म हुआ। मेरे को तो याद भी नहीं है कि आखिर मैं इसको करते हुए ना कितने टाइम बेहोश हो गया था। सच को तो मेरे को कभी लगा था कि मेरे को बेसमेंट में कैद करने वाले ना और कोई नहीं बल्कि आन्या होगी और कभी मून कैम्बल ना इतना बुरा था ही नहीं, उसे इतना बुरा बनाने वाली आन्या थी। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। मून बोल रहा होता है, आन्या कि तुम सब कुछ क्यों कर रही हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। आन्या बोल रही होती है, आपको पता है तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए कैद हुए हो, मैंने ना आपके लिए पूरा का पूरा 10 साल वेट करा है। आप तो सोच भी नहीं सकते कि आखिर मेरे लिए कितना पेनफुल था। 10 सालों तक मैंने आपको प्रोटेक्ट करा, आप अगले सेकंड क्या करने वाले हो इस चीज को लेके प्लान करा और आपके पूरे फ्यूचर को ना अपने हिसाब से गाइड करा। मैं ही वो हूँ जिसकी वजह से आप इतने एरोगेंट बने, एक ऐसे इंसान बने जिसको किसी से फर्क नहीं पड़ता। आपके आसपास में रहने वाले लोग ना आपसे डरते हैं और आपको अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। अगर आज आपके पास में आपके चाहने वाले या फिर आपके दोस्त होते ना तो आप कभी भी अकेले नहीं पड़ते, और अगर आप कभी भी अकेले नहीं पड़ते तो फिर आखिर मेरा प्लान काम कैसे करता? आप पूरे के पूरे मेरे हो, मैंने पूरे 10 सालों तक आपका वेट किया तो मैं आज को तो आपको नहीं छोड़ने वाली। प्रेजेंट में मून बोल रहा होता है, किसे सुना था कि वो मेट जो कि मेरे साथ में इतने सालों तक रही हो, इतने तरीके से बिहेव करती है, वो मेरे साथ में ऐसा करेगी। मुझे इतने घटिया बनाने के पीछे का मास्टरमाइंड ना इसका था। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो अभी जो भी कुछ यहाँ पे हुआ ना उसकी वजह से मेरे को अच्छा फील हो रहा है, पर ब्लैक बुक के प्रोफेसी के हिसाब से अच्छे से ज्यादा नहीं रहने वाले। जल्दी ही मैं आन्या के हाथों मारा जाऊंगा। पर सच कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी, मैं ऐसे यहाँ पे बेकार में मर तो नहीं सकता। ये बोलते हो खुद को फ्री कराने का ट्राई करने लगता है।
तभी उठते हुए आन्या बोल रही होती है, क्या हुआ यंग मास्टर, आखिर आप यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हो। मून बोल रहा होता है, नहीं यहाँ पे मेरे हाथ ना काफी दर्द कर रहे थे, इसी वजह से मैं इनको फ्री कराने का ट्राई कर रहा था। आन्या बोल रही होती है, दोपहर हो चुकी है तो मेरे को बाहर जाना ही होगा। सच कहूँ तो इस टाइम के बीच में ना मेरे को आपकी बहुत ही याद आएगी, पर क्या करूँ, मेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तो पूरी करनी होगी ना, वरना बाकी सभी लोग ना काफी ज्यादा सस्पिशियस हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि बाकी जितनी भी मेड सारी बची हुई है ना, उन सभी को ठिकाने लगा दूं। घबराते हुए मून बोल रहा होता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, प्लीज ऐसा मत करना, वो सभी बचपन में तुम्हारे साथ में रही है। आन्या बोल रही होती है, आखिर आप उन लोगों को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो, ये मत बोलना कि आपको ना उनमें से भी कोई पसंद है, क्या वो नॉयल है क्या। मोहन बोल रहा होता है, देखो ऐसी कोई बात नहीं, तुम फालतू में सब कुछ गैस मत करो। हंसते हुए आन्या बोल रही होती है, मैं तो मजाक कर रही थी, आप इतने समय इतना नर्वस हो गए यंग मास्टर, जब तक कि आप यहाँ पे सही से बिहेव करोगे ना, इस मेंशन के अंदर कोई भी अपनी जान नहीं गवाएगा, लेकिन जिस वक्त आपने कुछ भी करने का ट्राई किया ना, उस टाइम की गारंटी मैं नहीं ले सकती। मोहन बोल रहा होता है, तुम कह रही हो कि तुम मेरे को पसंद करती हो, तो फिर आखिर तुमने मेरे को कैद क्यों कर रखा है, क्या तुम जिंदगी भर मुझे यहाँ पे कैद रखोगी, मुझे कभी भी फ्री नहीं होने दोगी। तभी आन्या बोल रही होती है, नहीं नहीं मैं आपको पेन में कह दे सकती हूँ। ये बोलते वो मोहन की हथकड़ी को खोल देती है। आन्या बोल रही होती है, यंग मास्टर भागने का ट्राई मत करेगा, ये रूम ना मैं काफी सालों से बना रही हूँ, मैंने रिफाइन स्टील का यूज करते हुए दरवाजे को लॉक करा है और एक मास्टर क्राफ्ट्समैन ने ना इस रूम को बनाया है। चाहे आप यहाँ पे कितना ही जोर से क्यों चला लो, लेकिन आपकी आवाज ना बाहर नहीं जाएगी। दरवाजे को खोलने की सिर्फ एक ही चाबी है जो कि मेरे पास है। जब तक कि आपके डेड के लेवल का फटर यहाँ पे नहीं आता ना, वो इस गेट को तोड़ तक नहीं सकता। लॉर्ड के नाक के नीचे ये सब कुछ बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आपको पाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करी और फाइनली ये चीज बनवा ली। मून बोल रहा होता है, लेकिन अगर मैं सभी लोगों के सामने से अचानक से गायब हो जाऊंगा तो फिर क्या उन लोगों को शक नहीं होगा क्या। आन्या बोल रही होती है, अगर यहाँ पे ज्यादा लोग होते ना तो पक्का से शक होता, लेकिन ज्यादातर लोग तो मेंशन जा चुके हैं। मैं सारी मेट्स को बोल दूंगी कि सभी लोगों के जाने के बाद मैंने आपको बहुत ही अकेला फील हो रहा था और इसी वजह से आप वक्त से पहले अकेड भी चले गए। इसी वजह से किसी को भी मेरे ऊपर शक ही नहीं होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो यंग मास्टर, मैं आपके ऊपर ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगी। रोज आपके लिए 3 टाइम का खाना लेके आऊंगी और आपका पूरा ख्याल रखूंगी। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनती है, अब आप कम्प्लीटली मेरे हो, लेकिन इसके अलावा ना आपके लिए कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। मैं आज भी आपकी ट्रस्टेड मेड आन्या हूँ, जैसे कि मैं पहले हुआ करती थी। इस बार मैं आपका पहले से भी ना काफी खास ख्याल रखूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बाद में हम अपने काम को ना फिर से कंटिन्यू करेंगे। देखिए मेरे जाने के बाद मैं ना बदमाशी मत करिएगा, अच्छे से रेस्ट करे ताकि आप रिकवर कर सको। मून बोल रहा होता है, कम से कम मेरे को कपड़े तो दे दो, लेकिन तभी जो आन्या होती है वो गेट को बंद करते वहाँ चली जाती है। मून सोच रहा होता है, मैंने 1000 बार सोचा होगा कि आखिर वो कौन से कि मेरे को बेसमेंट में कैद किया होगा, लेकिन एक बार के लिए भी मेरे दिमाग में ना आन्या का नाम नहीं आया होगा। क्या मेरे को सच में जिंदगी भर यहीं पे रहना होगा। वैसे अगर मैं दिन भर आन्या के साथ में सिस्टम ही करता रहूंगा तो मैं काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाऊंगा, और अगर मेरे को आन्या ने नहीं मारा तो भी मैं थक के ना ऐसे ही मारा जाऊंगा। और वैसे भी बिना फ्रीडम के एक इंसान खुद को इंसान नहीं बोल सकता। अगर मेरे लिए कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है फ्रीडम, इसी वजह से मैं ट्राई तो करूंगा ही। ये बोलते हुए हमारा मुंह दरवाजे को धक्का देना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अपने कंधे को पकड़ते हुए मून बोल रहा होता है, मेरे को बहुत ही दर्द हो रहा है। आन्या ने बिल्कुल सही बोला था, इस कमरे को ना रिफाइंड स्टील से बनाया गया है। मैं कितना ही दम क्यों ना लगा लूं, लेकिन मैं इसको खोल नहीं पाऊंगा। मेरे को लगा था कि मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का चीट कोड ब्लैक बुक है, इसका यूज करते हुए अपनी किस्मत तक को मोड़ सकता हूँ, पर लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी जो मून की ब्लैक बुक होती है उसके पास में आके गिर जाती है। मून बोल रहा होता है, ब्लैक बुक मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, प्लीज यहाँ पे आके मेरा मजाक मत बनाओ। वैसे भी आन्या के पास में पावर है कि वो मतलब कंट्रोल कर सकती है, और उसका जो मैजिक लेवल है ना वो नॉर्मल मैजिक के लेवल का नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सच कहूँ तो वो भी गॉड जन लोग जैसे कि सीलिया उन लोगों के बराबर की पावरफुल है। अगर मैं अभी भी तुम्हारे ट्रेनिंग स्पेस में आके दिन भर ट्रेनिंग करूंगा ना, तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। लेकिन तभी वो बुक को देखते हुए बोल रहा होता है, नहीं पर मैं हार तो नहीं मानने वाला। वैसे ही मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं ऐसे में थोड़ा बहुत मार भी खा लूंगा तो इसे क्या फर्क पड़ जाएगा। तभी अपने बुक को खोलते हुए मून बोल रहा होता है, वैसे 1 सेकंड रुको, आखिर ये क्या है। अगर मैं इस ट्रिक का यूज करता हूँ ना, तब तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। आगे जो हमारा मून होता है वो पुशअप करना स्टार्ट कर देता है। 200 पुशअप करने के बाद में मून बोल रहा होते है, तो काफी अच्छी बात है कि मेरी जो फिजिकल बॉडी है ना वो काफी अच्छी है। ट्रेनिंग स्पेस में जाके मैं अपने टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो मैं इनको प्रॉपर्ली यूज कर नहीं पाऊंगा। और वैसे भी यहाँ पे मेरे को सिखाने के लिए कोई आने तो वाला है नहीं, इसी वजह से अपनी बॉडी को पावर बना के ही ना मैं इनको आगे सीख सकता हूँ। अब भले सीलिया की बात ले लो या फिर आने के सभी ना मेरे को काफी ज्यादा हल्के में ले रही है। मैं यहाँ पे बार बार लड़कियों के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मानता हूँ कि मैं विलन हूँ, पर दिल तो मेरे पास भी है ना।
बुरा तो मेरे को भी लगता है, इसी वजह से अब मेरे को पावरफुल बनना है। तभी वहाँ पे आते हुए आन्या बोल रही होती है, यंग मास्टर मैंने आपको काफी दिनों बाद में ना इतना एनर्जेटिक देखा है। अब मैं कह सकती हूँ कि मेरे यंग मास्टर वापस आ चुके हैं और अब जो मेरा काम था ना वो भी कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाने ही नहीं बल्कि आपके ना बाथ टब भी लेके आई हूँ और मैंने पानी को ना उस टेम्परेचर पे सेट कर दिया जिस पे आपको पसंद है। मून बोल रहा होता है, अच्छा हुआ कि तुम इसको लेके आ गई, मेरे को नहाए हुए 2 दिन हो गए थे। आन्या बोल रही होती है, यंग मास्टर क्या मैं आपकी कोई और हेल्प कर सकती हूँ? मून बोल रहा होता है, नहीं मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। लेकिन तभी जो आन्या होती है वो मून की बात को नहीं मानती और उसको नहलाना स्टार्ट कर देती है। मून बोल रहा होता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अपना काम खुद से कर सकता हूँ। आन्या बोल रही होती है, यंग मास्टर आखिर आप अभी क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन हुआ है, आपको आपकी पूरी जिंदगी ना ऐसे ही बितानी है। अब आप मेरी प्रॉपर्टी हो और अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल मेरे को कैसे रखना है मेरे को पता है। वैसे अब काफी टाइम हो चुका है तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मोहन सोच रहा होता है, सच में आना ना बहुत ही खतरनाक है। आन्या बोल रही होती है, लेकिन उससे पहले आप खाना खा लीजिए। ये बोलते हुए मून को खाना खिलाना स्टार्ट कर देती है। खुश होते हुए मून बोल रहा होते है, तो बहुत ही टेस्टी है, मैंने इतना टेस्टी मीट ना आज से पहले कभी नहीं खाया। आखिर तुम ये कहाँ से लेके आई हो? तुमने इसे मुझे पहले क्यों नहीं खिलाया? आन्या बोल रही होती है, लगता है कि आपको पता चलेगा कि ये कुछ खास है। सच में ये टेस्टी इसी वजह से क्योंकि ये एक बहुत ही खास चीज से बना है। मून बोल रहा होता है, किस चीज से बना है बताओ तो सही। आन्या बोल रही होती है, मैं नहीं बताऊंगी, आप बस इतना समझ लो कि एक जाइंट बुल के बॉडी पार्ट से बना है और ये ना आपको बहुत सारी एनर्जी देगा। मून बोल रहा होता है, तुमने मुझे एक मॉन्स्टर खिला दिया, आखिर तुम इतनी बुरी कैसे हो सकते, तुम मेरे को इतनी घटिया चीज कैसे खिला सकती हो? अब मैं और नहीं सहने वाला, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ना तो मैं यहाँ पे सनलाइट को देख पा रहा हूँ, ना ही कुछ मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब तो मुझे खाना बिना अपनी मर्जी का नहीं मिल रहा। तुम्हारे पास में खुद को इंसान कहने का ना कोई भी हक नहीं। तुम मेरे को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट कर रही हो। लेकिन तभी अपने पावर का यूज करते हुए आन्या मून को बेहोश कर देती है। आन्या बोल रही होती है, यंग मास्टर आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की ना कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में लगने वाली है। आगे हम देखते हैं सुबह हो गई होती है और खाने वाली बात को लेके मून अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। आन्या बोल रही होती है कि आप खाने को लेकर अभी भी गुस्सा हो, लेकिन मून उससे फिर भी बात नहीं करता। आन्या बोल रही होती है, आपने 2 दिन से ना बहुत सही तरीके से बिहेव करा है, इसी वजह से मैं आपकी एक छोटी सी विश को पूरा कर दूंगी। मांगे आपको क्या मांगना है? मून बोल रहा होता है, मेरे को फ्रीडम चाहिए, इस जगह रहना मेरे लिए अब काफी मुश्किल हो चुका है। आन्या बोल रही होती है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। मून बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है, मेरे अच्छे वाले कपड़े दे दो, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं एक यंग मास्टर हूँ। आन्या बोल रही होती है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। मून बोल रहा होता है, तो फिर काय की विश? मैंने इतनी छोटी सी विश मांगी, तुमने वही पूरी नहीं करी। आन्या बोल रही होती है, आप ये मांग सकते हो कि आपको कल खाने में क्या चाहिए। तभी मून सोचता है कि मेरे को एक बहुत ही कमाल का आइडिया आया, इसने तो मुझे मेरी फ्रीडम का रास्ता दे दिया। एक तरफ ये मेरे लिए खाना लेने जाएगी और दूसरी तरफ मैं ऐसे निकल जाऊंगा। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।